अब अभिषेक आवाज आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? हाँ बेटा, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके, चलिए ठीक है। क्लियर घनश्याम? ठीक, स्टार्ट करें। कल जो बहुत बेसिक आपको बताया था, दैट वाज अंडरस्टूड वेल? वो समझ में आया आप लोगों के? एक छोटा सा आपको एक टाइमलाइन दी थी इंडियन हिस्ट्री की, दैट वाज क्लियर? देवव्रत इसका आस्किंग की हिस्ट्री के लिए कोई किताब पढ़नी है? देखिए, जैसा आपका एग्जाम है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स बनेंगे आपके, काफी कुछ फैक्चुअल चीजें क्लास में कवर हो जाएंगी, बोर्ड पे लिख के कवर हो जाएंगी। कुछ का हम आपको कुछ हैंड आउट सप्लीमेंट दे देंगे, तो उससे कवरेज हो जाएगा। बुक्स मत पढ़िए, कोई मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, उनकी तैयारी करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो तैयार करने चाहिए। तो क्लास नोट्स एंड सर्टेन हैंडआउट्स ऑन सम ऑफ द फैक्चुअल थिंग्स विल सफिस, उतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए। एंशियंट इंडिया शुरू करते हैं एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडस सिविलाइजेशन। पहला टॉपिक इंडस सिविलाइजेशन, उसे देखते हैं। उससे पहले एक दो चीजें आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बता दूं।
ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री विद नो रिटन रिकॉर्ड्स। इतिहास का एक ऐसा काल जिसके हमारे पास साक्ष्य तो हैं, वी हैव एविडेंसेस, गुड नंबर ऑफ एविडेंसेस, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिटन एविडेंसेस। उस पीरियड को कह देते हैं प्री हिस्ट्री। इंडस सिविलाइजेशन चूंकि पहला ऐसा पीरियड था जब हमको लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं, स्क्रिप्ट मिल जाती है, लिपि मिल जाती है, तो इंडस से ही हम मान लेते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। प्री हिस्ट्री में आपको दो तीन चीजें बता दूं, जैसे कि कुछ एजेस होती हैं, जैसे पैलियोलिथिक एज। पर्पज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। पैलियोलिथिक एज, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज शुरुआत से लेकर लगभग 40,000 ईयर्स बीसी तक मान ली जाती है। पैलियोलिथिक एज हिस्टोरियंस ने जब हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया तो उनके टूल टाइप से किया, किस प्रकार के टूल्स मानव इस्तेमाल करता रहा, उस हिसाब से उनकी एजेस बना दी हैं। ये स्टडी हुई। कुछ डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो डेनमार्क के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करके टूल के बेसिस पर एक जो टाइपोलॉजी बनाई है, क्लासिफिकेशन बनाई है, उसके अनुसार सबसे पुरानी जो एज होती है उसे पैलियो माने ओल्ड, लिथ माने स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, पूर्व पाषाण काल, लगभग 1.67 मिलियन ईयर, 1.7 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब वो लिमिट भूल जाइए आप, काफी पहले से समझ लीजिए। 1.7 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर लगभग 40,000 बीसी तक कहलाती है ओल्ड स्टोन एज, जब टूल्स जो थे वो क्रूड स्टोन टूल्स हुआ करते थे, पत्थर को ही वो इस्तेमाल करते हैं, हैंड एक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बस समझाने के लिए, हैंड एक्स इस्तेमाल करते हैं, पत्थर लिया और एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ा, उस पर कुछ इर्रेगुलर एजेस बना दी। इस तरीके से, क्योंकि उस समय उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हुआ करता था। अभी हमको किसी व्यवसाय के कोई एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं। अब ये नहीं लगता है कि व्यवसाय हो रहा है, जस्ट दे वर सब्सिस्टिंग ऑन द सप्लाईज ऑफ नेचर। जो नेचर से सप्लाई होता है उसी पे सब्सिस्ट करते हैं। उनको कुछ जंगली जड़ें उखाड़नी है तो उन्हें चाहिए, या एनिमल्स का शिकार करना है, उनको डी स्किन करना है, खाल उतारनी है, खाना है, चॉप करना है, ऐसे ही टूल्स मिल जाते हैं। तो जो सबसे प्रिमिटिव एज है उसे ओल्ड स्टोन एज कह देते हैं, जब मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग फूड गैदरिंग होती है, जहां पत्थरों पे निशान मिले हैं, जैसे कि टकराकर पत्थर को एजेस वगैरह बना दी गई, ऐसे कुछ टूल इस्तेमाल होते थे, उसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। ये एज लगभग 40,000 बीसी के आसपास तक चलती रहेगी, पूर्व पाषाण काल। इसके बाद आ जाती है मेसोलिथिक एज। मेसो माने होता है मिडिल, स्टोन एज। ये लगभग 40,000 से लेकर और 1800, इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको 10,000, ये आई एम सॉरी, इसे 10,000 कर लीजिए, 10,000 बीसी कर लीजिए, इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, इट इज 10,000 बीसी, नॉट 14,000। वो शुरुआत है होलोसीन की। जो होलोसीन आइस एज खत्म हुई थी, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, वो उसकी एज हो जाती है। यहां आ जाइए, इसके बाद उसको कर लीजिएगा 10,000। अब 10,000 से जो 4,000 तक का पीरियड होता है, इसे कह देते हैं मेसोलिथिक एज। जब हमको कुछ माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन टूल्स दिखाई पड़ते हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स दिखाई पड़ते हैं, पत्थर के छोटे छोटे औजार, पत्थर के ही है लेकिन बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, शार्प है, पॉइंटेड है,
मतलब आप साइज जो मिलता है वो छोटा हो गया है, टूल्स का साइज छोटा हो गया है। ये माइक्रोलिथ कहलाते हैं। माइक्रो माने छोटा और लिथ माने पत्थर के स्टोन। यहां पे भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की स्टेज दिखाई पड़ रही है। यहां भी मेसोलिथिक एज में कुछ ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो बाद का पीरियड है, मतलब 4000 के आसपास आप आएंगे तो ऐसा दिखेगा शायद कुछ थोड़ी बहुत डोमेस्टिकेशन, मतलब थोड़ी बहुत खेती वगैरह करने लगे हो, बट मोटे मोटे तौर पर मेसोलिथिक एज मानी जाती है कि ये एक हंटिंग फूड गैदरिंग की स्टेज है, जैसे कि शोन ऑन भीमबेटका आर्ट इन मध्य प्रदेश। जैसे भीमबेटका आर्ट है, भीमबेटका पे जो स्टोन आर्ट हुआ करती है भीमबेटका पे, वहां पे आप देखेंगे स्टोन आर्ट पे, तो वहां पर दिखाया गया है कि हंटिंग के सीन्स बहुत ज्यादा है, इंसानों को मारते हुए दिखाया गया है, जानवरों को मारते दिखाया गया है। ये मेसोलिथिक एज की आर्ट बेसिक तौर पे मानी जाती है। ये कहलाती है मिडिल स्टोन एज, जहां छोटे छोटे औजार दिखाए जाते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में हुआ करती है उसे मेसोलिथिक एज की आर्ट कह देते हैं। भीमबेटका आर्ट ये जो मध्य प्रदेश में है। और ऐसे ही आ जाती है नियोलिथिक एज, लगभग 4000 बीसी से 1800 बीसी तक एक नियोलिथिक एज आ जाती है, जिसे हम न्यू स्टोन एज कह देते हैं। नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज कह देते हैं। यहां पर अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर दिखाई पड़ता है। जब नियोलिथिक पीरियड आता है, जब नव पाषाण काल आता है, तब दिखाई पड़ता है कि जो आगे चल के लाइफ जानी गई, रूरल लोगों की जो लाइफ होती है, पशुपालन और एग्रीकल्चर, उसके कंप्लीट साक्ष्य यहां पर मिल जाते हैं, जिसे नव पाषाण काल कह देते हैं। और यहां पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब वही पत्थर के औजार हैं, उनको और शार्पन किया गया है और घिसा गया है, उनके ऊपर पॉलिश की गई है। जब पॉलिश होती है पत्थरों के टूल्स पर, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी हो जाती है एजेस की, और वो ज्यादा गहराई तक मारे जा सकते हैं। तो ज्यादा स्टर्डी और वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स कुड बी फाउंड इन द नियोलिथिक एज। तो ये जो 1800 के समय तक जो चलती रही आर्ट, इसे हम कह देते हैं, जो ये पीरियड चलता रहा, इसे कह देते हैं स्टोन एज। ये शुरुआत होती है स्टोन एज की। और इसके बाद आती है एक एज कॉल्ड चाल्को लिथिक एज। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शुरुआती पॉइंट्स हुआ करते हैं हिस्ट्री के। चाल्कोलिथिक एज 1800 से लेकर लगभग 1300 बीसी तक, इसे हम मान लेते हैं चाल्कोलिथिक एज। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय देम वाज कॉपर। सबसे पहला जो औजार इस्तेमाल हुआ है वो कॉपर होता है, इसलिए इसे कॉपर स्टोन एज कहते हैं, जहां पर पत्थरों के साथ साथ एक कॉपर के टूल्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय देम वाज कॉपर। लगभग 1800 के बाद जब इंडस खत्म होता है, उसके बाद एक चाल्कोलिथिक एज भारत में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद आयरन एज लगभग 1000 बीसी से 800 बीसी के आसपास हमको यहां पर आयरन टूल्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी के आसपास एक आयरन एज शुरू हो जाती है। शुरुआती दौर में 1200 के आसपास आयरन का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है, लेकिन रेगुलर बेस पे हम देखें तो 1000 से लेकर 800 बीसी तक, जब उत्तर वैदिक काल आता है, तब आयरन का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ आयरन वाज अराउंड 1000 टू 800 बीसी के आसपास भारत के कंटेक्स्ट में आयरन का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। तो ये सारी एजेस कहलाती हैं स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इन एजेस को एक क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले आ जाएगी स्टोन एज। उसके बाद अगर कॉपर एज भी लिखा हो तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, कॉपर एज। और थर्ड एज हो जाती है दैट इज आयरन एज। लगभग उत्तर वैदिक काल, जब वैदिक काल ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, उसी के आसपास एक आयरन एज स्टार्ट हो जाती है, जब
अब आयरन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्यों आयरन इंपॉर्टेंट हुआ ये हम मेन क्लास में देख लेंगे। ये श्रृंखला चलती है हम जब एजेस की बात करते हैं, स्टोन टूल्स, कॉपर टूल्स एंड आयरन टूल्स। ये जरूरत के हिसाब से टूल्स बनाए जाते थे, उसके हिसाब से ये चीज होती रही। ये तो हो जाती है एजेस, ठीक है। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशंस, खुदाई, उसके बारे में थोड़ी सी बात। 1826 से लेकर 1924 तक कुछ एफर्ट्स होते रहे। 1826 से लेकर 1924 तक कुछ एफर्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अंग्रेजों के समय होते रहे। 1826 में एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था, जिसे कुछ पाकिस्तान के पंजाब में कुछ एरिया में ऐसा लगा कि यहां कुछ अजीब सी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। दैट वाज द फर्स्ट सेंसिंग ऑफ, पहली शुरुआत सी मानी जाती है जब चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति को वहां पर कुछ मिलने सा लगा था। आगे चल के 1850s में यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम, कभी कभी ये नाम आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 1850s में यहां अलेक्जेंडर कनिंघम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर हुआ करता था। उसने खुदाई को और थोड़ा इंटेंस किया, बढ़ाता चला गया, और 1861 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया, अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका पहला डायरेक्टर जनरल हुआ करता था अलेक्जेंडर कनिंघम, और स्टडीज बढ़ती चली गई, और फाइनली 1924 तक आते आते ये तय हो गया कि एक बड़ी सभ्यता भारत को मिली है, जब जॉन मार्शल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर लाइज ए वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन एज ओल्ड एज इजिप्शियन, मेसोपोटामियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। 1924 से पहले जो भारत की एंटिक्विटी थी, जो भारत की, जो आप समझ लीजिए जो शुरुआत है, वो जो एक समझ लीजिए विलियम जोन्स जो हुआ करता था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स आया था, उसने कुछ स्टडीज की थी। उसके बेस पे वो कहता था कि जो शुरुआत है वो वैदिक काल से मानी जाती है या बुद्ध काल से मानी जाती है, लेकिन अब उससे काफी पीछे, only on the basis of archaeological evidences, John Marshall officially announced that in the northwestern part of India there lies a very old civilization. कहावतों में कहा जाता है when John Marshall, बुक्स में मतलब लिखा है when John Marshall left India, जब वो भारत छोड़ के गया था जॉन मार्शल, तो उसने भारत के सिविलाइजेशन को 3000 साल पीछे तक ले गया था, जो उससे पहले उतना पुराना नहीं माना जाता था। जॉन मार्शल वाज आल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ this one archaeological survey of India, so it was made by, this announce was made by John Marshall। 1924 तक आते आते लगभग ये 100 साल का एफर्ट रहा, जब इंडस सिविलाइजेशन में कुछ डिसिसिव एक्सकेवेशंस हुए थे। अब एक्सकेवेशंस किए गए तो एक्सटेंट पता लगी। इससे पहले टाइम देखते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या माना गया। मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। इसका टाइम पीरियड क्या माना गया? टाइम पीरियड माना गया इसका 2600 से 1900 बीसी। इसे कहते हैं मैच्योर फेज। इसे मैच्योर फेज कहते हैं। इससे पहले भी होता था, इसके बाद भी रहा है, लेकिन जो भी हम स्टडी करते हैं उसे हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो 2600 से 1900 था। इससे पहले कुछ साक्ष्य मिलते हैं उसे हम अर्ली फेज कह देते हैं, बाद के साक्ष्य मिलते हैं उसे हम लेट फेज कह देते हैं, लेट हड़प्पन्स, अर्ली हड़प्पन्स। लेकिन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी जो बेस्ट डेट मानी गई है वो 2600 से 1900 बीसी मानी गई है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग से निकाली गई है। हर ऑर्गेनिक मैटर में एक कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है,
इस एनवायरनमेंट से कार्बन 14 एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और जब वो डेड हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। जब भी ऑर्गेनिक बॉडी डेड होती है एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, और कार्बन 14 की एक साइकिल होती है डिमिनिश होने की। जब उसे उल्टी काउंटिंग करते हैं तो एज निकल आती है, रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसके बेस पर जो बेस्ट पीरियड माना गया है वो 2600 से 1900 बीसी माना गया है। एज पर दैट इट इज द मैच्योर फेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। उससे पहले भी साक्ष्य हैं, उसके बाद भी छोटे मोटे साक्ष्य हुआ करते हैं, मैच्योर फेज। अब इसका एक्सटेंट कहां है, कहां तक ये फैली हुई पाई गई? एक्सटेंट देखें इंडस की तो हम देखते हैं, इसकी एक्सटेंट देखें तो यहां पर नॉर्दर्न मोस्ट इसका जो पॉइंट है वो कहलाता है मांडा इन जम्मू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो जम्मू में मांडा कहलाता है, जो कि चेनाब रिवर के बैंक पे माना जाता है। जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये जो पाकिस्तान का एरिया है, इसका ये जो कोस्टल एरिया है, यहां पर एक जगह होती है कहलाती है सुत का गेंडोर। ये इसकी वेस्टर्न मोस्ट लिमिट है, और दश्त रिवर यहां हुआ करती है। इस रिवर का नाम दश्त रिवर है, और ये ईरान है, ये ईरान का बॉर्डर है। दश्त रिवर के बैंक पर एक साइट होती है सुतका गेंडोर, जो वेस्टर्न मोस्ट साइट मानी जाती है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ऐसे मान लीजिए, ये आलमगीरपुर ये वेस्टर्न यूपी में मेरठ के आसपास माना जाता है। यहां पर हिंडन रिवर के बैंक पर माना गया कि इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट हुआ करती है एज पर मेजर स्टडीज। और यहां पर पहले तो माना जाता था कि नर्मदा में भागात्रव हुआ करती है सदर्न मोस्ट साइड, लेकिन बाद में रिवाइज हुई और ये होती है दाइमाबाद। यहां से भी कुछ ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से दाइमाबाद जो मिला है, जहां पर प्रवरा रिवर बहती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट मान लिया गया। पहले किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा भागत्रव ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, जो नर्मदा की एस्चुरी हुआ करती है उसके बैंक पर भागत्रव, पहले उसे सदर्न मोस्ट पॉइंट मानते थे। लेकिन जब अहमदनगर में, दाइमाबाद एक अहमदनगर में जगह होती है महाराष्ट्र में, वहां पे जब कुछ और कॉपर ब्रॉन्ज के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं तो उसको सदर्न मोस्ट पॉइंट मान लेते हैं, जो कि प्रवरा रिवर के आसपास होता है। ये एक्सटेंट होती है इंडस सिविलाइजेशन की। द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट। लेकिन एक साइट यहां पर हुलास में भी मिली है, जो कि सहारनपुर में है। ये यूपी के टिपिकल एग्जाम के लिए हुलास सहारनपुर में भी एक इंडस वैली की साइट मिली है, जो लगभग 2000 बीसी के आसपास मानी जाती है। दी एक आइसोलेटेड साइट है, वरना ईस्टर्न मोस्ट लिमिट आलमगीरपुर को ही माना जाता है, हुलास को नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, इंडस जैसी एक साइट सहारनपुर के हुलास में भी मिली है, जो इंडस की एक साइट मान ली जाती है, लेकिन बाद के पीरियड की मानी जाती है। इंडस जैसे फीचर्स मिलते हैं तो हुलास भी हुआ करती है। ये कुछ एक्सटेंट होती है इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स की। ये बात समझ में आ गई, ये एक्सटेंट समझ में आ गई। टाइम पीरियड हमको पता लग गया किस पीरियड में है एक्सकेवेशंस हुए, 1924 में ऑफिशियली बताया गया। फिर इसमें एक्सटेंट मिली और जो मेन पीरियड है वो 2600 से 1900 माना जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट सिटीज होते हैं, क्योंकि ये अर्बन सभ्यता हुआ करती थी, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन एक अर्बन सभ्यता होती थी,
अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लीजिए, मैं स्लो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए। सो वी हैव स्टडीड द एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इतने ये क्षेत्र में फैला हुआ था इंडस सिविलाइजेशन, जो कि लगभग 3000 साल 3250 बीसी के आसपास अर्ली एज मान ली जाती है, अर्ली फेज मान लिया जाता है, और ये इसकी एक्सटेंट हुआ करती हैं। आगे चलें। आगे चलें बच्चों। अभिषेक, शैल वी मूव? घनश्याम, चलिए ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टाउन्स इंडिया में। इंडिया में गुजरात में बहुत सारी साइट्स मिली हैं। A major number of sites have been found in Gujarat. Of them, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। सबसे पहले जिस साइट की खुदाई की गई थी उसका नाम था दयाराम, उसका साइट का नाम था हड़प्पा। रावी नदी के बैंक पर, पंजाब में रावी नदी के बैंक पर मिलती है एक साइट। जब मिली तब उसका नाम हड़प्पा था। हिस्ट्रियोग्राफी में जब हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, यूजुअली सिविलाइजेशंस का नाम उनकी पहली मिली साइट के नाम पे भी रखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो गया। दयाराम साहनी ने यहां पर एक्सकेवेशन शुरू किए थे। 1921 में इसकी खुदाई शुरू हो गई है और रावी नदी के बैंक पर, रावी नदी के बैंक पर मिलता है ये टाउन ऑफ हड़प्पा। यहां पंजाब के लाहौर में यहां पे हड़प्पा मिल जाता है। इट वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, दैट वॉज हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में और दो चार बातें जब हम आगे पढ़ेंगे तब जान लेंगे, ठीक है। मयंक कुमार, वेस्टर्न मोस्ट, ये पाकिस्तान है। अभी इतना ही है, आगे कितना होगा, बड़ा हो, छोटा होगा, बड़ा होगा नहीं पता, अभी इतना ही है। ये ईरान का बॉर्डर है, ये ईरान का बॉर्डर है। ईरान के बॉर्डर पे यहां पर एक साइट हुआ करती है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, और इसकी जो नदी है जिसके बैंक पर है ये दश्त रिवर है, इसे दश्त रिवर कहते हैं। यहां पर इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइट होती है मयंक। दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक है मयंक। थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, ऐसे बार बार वापस जा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहली साइट हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921 में। दूसरे नंबर पर फिर मोहनजोदारो, मोहनजो, मोहनजो एक वर्ड है, जोदारो। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, इंडस नदी के बैंक पर हुआ करता है मोहनजोदारो। इन द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, मोहनजोदारो, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पे काम किया। इसके बाद इस पे और 4-5 लोगों ने काम किया है। काफी ज्यादा स्टडी हुई है मोहनजोदारो पर। द वर्ड मोहनजोदारो, द फ्रेज मोहनजोदारो मीन्स माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। इस फ्रेज का मतलब होता है मोहनजोदारो फ्रेज का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। ये बड़ी
उपलब्धि थी। यहां पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। रखाल दास बनर्जी, डीएफ डेल्स, ईजे मैके, मैनी मोर पीपुल केप्ट ऑन डिगिंग एंड एक्सकेवेटिंग मोहनजोदारो, जो काफी बड़ा शहर माना गया इंडस सिविलाइजेशन का। सो दिस इज दयाराम साहनी, हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदारो। थर्ड आ जाता है काली बंगा और काली बंगन। 1950s में 53 ऑनवर्ड्स काली बंगन पे काम होता है बीबी लाल एंड बी के थापर। ये नाम आप इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि ये जो बीबी लाल हैं, ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क ऑन काली बंगन, ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क ऑन काली बंगन, बीबी लाल, एंड ही डाइड लास्ट ईयर। इनकी लास्ट ईयर 2022 में डेथ हुई है बीबी लाल की। अखबारों में इनके बारे में काफी कुछ आया था। ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क ऑन इंडस सिविलाइजेशन, बीबी लाल, और बी के थापर ने यहां पर स्टडी की है ऑन द ड्राइड बैक ऑफ रिवर घग्गर। पहले यहां पर घग्गर नदी बहा करती थी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में। यहां पर कहीं कालीबंगन हुआ करता है और ड्राइड बेड ऑफ रिवर घग्गर, इस पे मिलता है एक काली बंगन। काली चूड़ियां बहुत सारी बिखरी हुई यहां काली बैंगल्स मिली हैं, इसलिए जगह का नाम हो गया काली बंगा, काली बंगन। जो राजस्थान में घग्गर नदी के बैंक पे मिल जाता है एक काली बंगा और काली बंगन, वो मिल जाएगा हमको काली बंगन। थर्ड शहर मिल जाता है काली बंगन। दिस इज हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदारो, दिस इज कालीबंगन। 1953 में शुरुआत होती है, 59 तक आते आते इसको स्टडी कर लेते हैं। बीबी लाल, बी के थापर, घग्गर नदी के बैंक पर माना गया हुआ करता है एक कालीबंगा और कालीबंगन। यहां पर काली चूड़ियां मिली हैं तो नाम मिल गया कालीबंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुआ करता है ये कालीबंगा या कालीबंगन। इसके बारे में और बात आगे करेंगे। फिर बात हो जाती है लोथल की। लोथल की लोथल की बात हो जाती है। यहां पे मिल जाता है लोथल। एस आर राव ने लोथल में काम किया है और 1957 के आसपास यहां पर स्टडीज होने लगी थी लोथल में। और लोथल गल्फ ऑफ कैम्बे, जो खंबात की खाड़ी होती है, ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे हुआ करती है, इसके मुहाने पर हुआ करता है लोथल। और यहां पर जो भोगावा रिवर है, जो साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, भोगावा रिवर और गल्फ ऑफ कैम्बे के मुहाने पर एक लोथल हुआ करता है, जो कि एस आर राव ने स्टडी किया है। 1957 के आसपास लोथल के बारे में पता लगता है। लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट शहर माना गया क्योंकि यहां पे मिलता है एक डॉक यार्ड। लोथल से मिलता है एक डॉक यार्ड। गोदीबाड़ा, एक ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर मिला है गोदीबाड़ा, ये काफी बड़ा हुआ करता है। ऐसा माना हिस्टोरियंस ने, शायद ये शिप एंकरिंग के लिए इस्तेमाल होता होगा। शायद यहां तक शिप आते हो उस समय तक शायद शिप की एक्सेस यहां तक होती हो। शायद ये पोर्ट सिटी हुआ करता हो, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी रहा हो। तो होता है यहां पर एक डॉक यार्ड, जो पक्की ईंटों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर बना है, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इसे मान लेते हैं। लोथल में मिला है एक डॉक यार्ड, जो पोर्ट सिटी माना जाता है गुजरात के लोथल में। 1919 में यहां पर
भारत सरकार ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पे काम शुरू हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 में भारत सरकार ने यहां पर जो भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री है, समुद्री इतिहास है, उसके बारे में यहां पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और यहां पर भारत का नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। भारत का जितना भी समुद्री इतिहास है उसका सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है लोथल में। लोथल में भारत सरकार बनवा रही है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसमें काफी कुछ है। उसी में बनेगा एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, जो हमारी मैरीटाइम विरासत है उसका सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है लोथल में, जो कि पहले से एक पोर्ट सिटी हुआ करता है। तो लोथल में ये चीज बनने जा रही है। 1919 पे भारत सरकार ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो हुआ करता है एक लोथल, ऐसे ही होता है एक धौलावीर, ऐसे ही होता है एक धौलावीर। ये जो रीजन है गुजरात का, कच्छ रीजन, ये ऐसा है, इस तरीके से हुआ करता है। यहां पर छोटे छोटे आइलैंड हैं। एक आइलैंड है जिसे खादिर आइलैंड कहते हैं। गुजरात के खादिर आइलैंड में, मतलब कच्छ रीजन में हुआ करता है धौलावीर। यहां पर आर.एस. बिष्ट ने काम करना शुरू किया और जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट ने यहां पर काम किया है। धौलावीर में कच्छ रीजन में एक छोटा सा टुकड़ा लैंड से अलग है, उसे खादिर आइलैंड कहते हैं। यहां पर एक और साइट मिली है 1991 में, इस पे काफी काम हुआ। गुजरात के कच्छ रीजन में धौलावीर मिल जाता है, खादिर आइलैंड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ये मिल जाता है धौलावीर। इससे पहले यहां पर एक पाकिस्तान के पंजाब में ही एक चानू दारो मिला है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। चानू दारो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। चानू दारो में इसलिए बता रहा हूं कि इसका रेफरेंस बाद में आएगा। ये भी एक छोटा सा शहर है, बिल्कुल इंडस के बैंक पर है, पाकिस्तान के सिंध में है। चानू दारो ये भी मिला है। बहुत सारी स्टडीज इसमें होती जा रही हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने घनश्याम? अच्छा, जो हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन लाहौर, हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन लाहौर, रावी नदी के बैंक पर लाहौर में हुआ करता है हड़प्पा। आप कोई भी मैप देख लेंगे, ये तो एक वैसा मैप है, रफ मैप है, इससे लोकेशन नहीं पता लगेगी। किसी भी किताब में एक मैप देख लेंगे तो इसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। मैं तो एक टेंटेटिव मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रावी नदी के बैंक पे होता है। और जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है मैं आपको बता देता हूं दोबारा। धौलावीर in the Kutch region of Gujarat on the Khadir Island, part of Kutch region. यहां पर एक आइलैंड हुआ करता है, वहां पर मिल जाता है एक धौलावीर इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। धौलावीर which is also a वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी 2021 में मिल जाता है। धौलावीर जो गुजरात के कच्छ रीजन में होता है, धौलावीर एक जमीन के टुकड़े पे बना हुआ है धौलावीर। सो दैट इज ऑल्सो धौलावीर इज देयर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसका 1921 में माना गया है धौलावीर को।
1999 पे इस पे काम हो चुका है शुरू। RS बिस्ट और JP जोशी ने इस पे काफी काम किया है। बच्चों थोड़ा सा तेज लिखना पड़ेगा। अब तक जो मैंने बताया वो आपने लिख लिया, समझ लिया कि नहीं, मुझे बताइए। अब तक जो मैंने बताया आपने लिख लिया, समझ लिया? प्लीज टेल मी। इज द स्पीड ओके? थोड़ा सा हल्का सा सुनिए भी, हल्का सा लिखिए भी। बहुत स्लो चल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके गुड। नाउ न्यूअर डेवलपमेंट्स में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है राखी गढ़ी इन हिसार इन हरियाणा। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो हरियाणा की राखी गढ़ी है, जिसका एरिया लगभग 350 से 500 हेक्टेयर माना जा रहा है। ये मोहनजोदाड़ो से दुगना बड़ा माना जा रहा है, लगभग दुगना। मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले बड़ा माना जाता था, काफी बड़ा एरिया माना जा रहा है। राखी गढ़ी का जो हरियाणा के हिसार में हुआ करता है, इसके एक्सकेवेशंस हुए हैं। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन, खुदाई का कार्य। इसके एक्सकेवेशंस हुए हैं। 1997 का जो फेज है उस पे काम किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये नाम क्योंकि ये अखबार में बार बार आते रहते हैं और राखी गढ़ी बार बार अखबार में अपीयर होता रहता है। कई फेजेस में इस पे काम चल रहा है। इसमें अमरेंद्र नाथ ने काम 1997 में शुरू किया। 2000 के आसपास, 16 के आसपास इस पे काम हुआ। तो इस पे काम किया वी शिंदे ने। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अखबार में ये आते रहते हैं, हर 2-4 महीने में राखी बड़ी गढ़ी के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। प्रेजेंटली इस पे काम कर रहे हैं एस मंजुल। ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, अखबार में बार बार आते रहते हैं। पूरे इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट, पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाएगी राखी गढ़ी, जिसका लगभग एरिया एंटिसिपेट हो रहा है 350 से 500 हेक्टेयर, लगभग 200 या 250 हेक्टेयर मोहनजोदाड़ो का माना जाता है। उससे दुगने के आसपास इसका है। हरियाणा के हिसार में है। 1960 में इसमें काम होना शुरू हुआ, जब एक PhD के डिसर्टेशन में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम लिया। फिर 1998 में इसमें पहले फेज में काम हुआ, अमरेंद्र नाथ ने किया। फिर दूसरे फेज में 2012-16 के आसपास वी शिंदे ने किया। आजकल इस पे काम चल रहा है और प्रेजेंटली ये एस मंजुल नाम के इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं राखी गढ़ी के बारे में, जो कि हरियाणा के हिसार में है। सबसे बड़ी साइट मानी जा रही है राखी गढ़ी की। वन ऑफ द 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बजट 2020। भारत सरकार ने अपने 2020 के बजट में अनाउंस किया था कि राखी गढ़ी को हम, जो आइकॉनिक साइट्स हैं, जिनमें जो आर्कियोलॉजिकल आइकॉनिक साइट्स का मतलब है इनको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे और मॉडल के तौर पे बनाएंगे, ताकि ये मॉडल साइट्स हो जाएंगी हमारी। जहां तक आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात होती है, 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात बजट 2020 में। आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स मॉडल साइट्स होंगी जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उनमें एक राखी गढ़ी भी होती है। उन्हीं में एक हस्तिनापुर है, उन्हीं में एक हस्तिनापुर है। उसी में हुआ करता है शिव सागर, जो आसाम में है। हस्तिनापुर है,
शिव सागर आसाम में हुआ करता है, और इसी में होता है एक तमिलनाडु में साइट हुआ करती है। मैं उसका नाम देख के बताता हूं, अदिचा नल्लूर ऐसी कुछ होती है। अनेबल टू सी इट, इट इज आदिचा नल्लूर इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है। और एक होती है धौलावीर, एक होती है धौलावीर। ये जो 5 साइट हैं ये कहलाती हैं आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स। 2020 में भारत सरकार ने अनाउंस किया इनको हम टूरिज्म अट्रैक्शन बनाएंगे। उनमें एक राखी गढ़ी है, बाकी 4 हस्तिनापुर, जो कि महाभारत का एक क्षेत्र माना जाता है पीरियड का, कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है हस्तिनापुर मेरठ में। शिव सागर जो आसाम की हिस्ट्री है, जो अहोम डायनेस्टी होती है, जो आसाम की अहोम डायनेस्टी है, उसका जो सेंटर था वो शिव सागर होता है, इसको सेंटर बनाया जाएगा। अधिचा नल्लूर तमिलनाडु में है। ये अर्लीस्ट साइट मानी जाती है, ओल्डेस्ट साइट मानी जाती है, जहां पर अर्ण बरियल मिला है। अर्ण बरियल का मतलब घड़े में, एक बड़े से घड़े में कंकाल वगैरह मिले हैं, इसे अर्ण बरियल कहते हैं। यहां पर अधिचा नल्लूर तमिलनाडु में एक आइकॉनिक साइट है। और धौलावीरा जो होता है, ये 5 आइकॉनिक साइट्स टू बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड इन द बजट 2020। ये हुआ करता है। इसी में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पा म्यूजियम बनेगा। राखीगढ़ी में हरियाणा सरकार ने लास्ट ईयर बोला कि जो राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पन सभ्यता का म्यूजियम बनेगा, जो कि राखीगढ़ी में डेवलप होगा। ऐसा अनाउंसमेंट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022 में। राखीगढ़ी विल हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया के राखीगढ़ी में होना है। ऑप्शन में कहीं पाकिस्तान का जिक्र आ जाए, किसी धौलावीरा का, लोथल का जिक्र आ जाए, तो आप उसे काट देंगे। आंसर इज राखीगढ़ी। नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है सबसे बड़ा इंडस सिविलाइजेशन का, जो हड़प्पा का बड़ा सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, दैट इज इन राखीगढ़ी, एज अनाउंस्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर राखीगढ़ी। सो गुड नंबर ऑफ एक्सकेवेशंस आर गोइंग ऑन, खुदाई का कार्य चलता रहता है। इनमें से कुछ साइट्स मैंने आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? हैव यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज टेल। अभिषेक, अभिनव, इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आपने नोट कर ली होगी। लास्ट में लिखा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हड़प्पन म्यूजियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन राखीगढ़ी, नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट बाय हरियाणा गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय देम इन 2022। 2022 में वो अनाउंस कर देते हैं। अब आ जाते हैं ऑन जर्नल फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इनमें सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो टाउन, इंडस के लोग टाउन्स में रहते थे, इसलिए कहते हैं भारत के संदर्भ में इट वॉज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इंडस के लोग शहरों में रहते थे। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लिव्ड इन सिटीज, हेंस दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत का पहला नगरीकरण इंडस सभ्यता को बोला जाता है, क्योंकि ये नगर व्यवस्था थी। अब इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंडस के सिटी जो मिले हैं, टाउन मिले हैं, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
इनमें दो पार्ट हुआ करते हैं। इंडस का ये कॉमन पैटर्न है, ये एकदम सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बदलाव है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि यूजुअली शहरों के दो पार्ट हुआ करते हैं। उनमें जो वेस्टर्न पार्ट है वो एक फोर्टिफाइड एरिया होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं सिटाडेल। ये काफी ऊंचा सा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, इसके ऊपर ये फोर्टिफाइड वॉल्स हुआ करती हैं। इसे हिस्टोरियंस ने बोला है, जो ऊंचे से टीले पे बना हुआ है इसे बोलते हैं वो सिटाडेल। तो हमेशा शहर के पश्चिम में आपको एक छोटा सा किला मिल जाएगा, ऊंचा सा एरिया मिल जाएगा जिसपे ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसे सिटाडेल बोलते हैं। और ये जो होता है छोटा सा लो लाइंग एरिया जो बाकी का टाउन है, इसे हिस्टोरियंस ने बोला है लोअर टाउन, निचला नगर। तो यूजुअली हाउसेस दो हिस्सों में बटे होते हैं, हमेशा पश्चिम में ही एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एरिया मिलेगा, बाकी का शहर थोड़ा लो लाइंग एरिया पे होगा जहां पर उसे लोअर टाउन कहा गया है। दो हिस्सों में बट जाता है, एक्सेप्ट धौलावीर। गुजरात में जो धौलावीर मिला है यहां पे एक्सेप्शन है, यहां पर 3 डिविजन्स हुआ करते हैं। गुजरात के धौलावीर में 3 डिविजन्स होते हैं। ज्यादातर टाउन हमेशा हमें दो हिस्सों में बटे मिलते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है धौलावीर जिसपे 1991 में काम संपन्न होने लगा, काफी स्टडी कर ली गई। 1991 में RS बिस्ट और JP जोशी ने इस पे काम किया और उन्होंने बताया कि यहाँ 3 डिविजन्स हैं। यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सिटाडेल एंड लोअर टाउन एक मिडिल टाउन भी मिला है, एक मिडिल टाउन भी मिला है। आपसे पूछा जाए इंडस के किस शहर में एक मध्य नगर भी मिला है, तो आपका आंसर धौलावीर होगा। धौलावीर में मध्य नगर भी मिला है, बाकी सभी शहरों में दो हिस्से मिल जाते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है जहां पर एक मिडिल टाउन भी मिला है, दैट इज धौलावीर। यहाँ पर सिटाडेल है, लोअर टाउन है, बीच में एक छोटा सा हिस्सा है, लगता है अलग सा है, उसे हिस्टोरियंस ने मिडिल टाउन कह दिया है। दूसरा एक्सेप्शन है शानहू दारो, जो कि इंडस नदी में मोहनजोदारो के पास, इंडस नदी के पास मोहनजोदारो के पास पाकिस्तान में है। यहां पर नो सिटाडेल, ये इकलौता टाउन है जहां पर कोई सिटाडेल नहीं है, छोटी सी किलेदारी जैसी चीज नहीं है। चानू दारो में कोई सिटाडेल नहीं है। धौलावीरा में 3 हिस्से हैं, बाकी शहरों में हमको 2 भाग मिल जाते हैं। इंडस के शहर कुछ ऐसे बने हैं कि उनमें 2 भाग मिल जाते हैं। चानू दारो में सिटाडेल नहीं होता है, धौलावीर में 3 हिस्से होते हैं, बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे हुए माने जाते हैं। जो टाउन का पैटर्न है, जो टाउन का लेआउट है, वो कुछ ग्रिड जैसा है और क्रिस क्रॉस है या चेस बोर्ड जैसा है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं इंडस में, उसके बेस पर इंडस के जो शहर बने हुए हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न पे हैं। सड़कें 90 पे एक दूसरे को काट रही हैं, ये रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये जनरली माना जाता है, जो कि सही नहीं है, नई स्टडीज के हिसाब से एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के लिए ये सही है। जो शहर को स्टडी किया गया तो देखा गया है सड़कें हैं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसा है जैसे कि ग्रिड बन गई हो, क्रिस क्रॉस है, चेस बोर्ड जैसा है, ऐसा हुआ है। इन्हीं में बने होते हैं स्ट्रक्चर्स, इन्हीं में बने होते हैं स्ट्रक्चर्स जिनमें हमको बहुत सारे हाउसेस मिले हैं मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स एंड
बर्न्ड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म साइजेस। पूरे इंडस को स्टडी करें, पूरे इंडस को स्टडी करें तो दिखाई पड़ता है कि ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इनके स्ट्रक्चर ईंटों के बने हुए हैं। और ईंटें कच्ची ईंटें भी हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी किया हुआ है। कच्ची ईंटों के स्ट्रक्चर भी बने हैं, पक्की ईंटों के भी बने हैं। जो लोथल का डॉकयार्ड है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब ये ईंटों को पकाना जानते हैं और ईंटों का जो प्रपोर्शन है वो भी कुछ यूनिफॉर्म है। इसकी जो जो हाइट होती है वो 1:2 और विड्थ 2 और लेंथ 4, यूनिफॉर्म साइज की ये ईंटें पूरे इंडस सिविलाइजेशन से मिलती हैं 1:2:4 के पैटर्न में। इन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। घर बने मिलते हैं जो कि 2 स्टोरी भी हुआ करते हैं, जिनमें स्टेयर्स भी हुआ करती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। ज्यादातर घर एक मंजिल के हैं, लेकिन चूंकि सीढ़ियां मिली हैं तो मान लेते हैं कुछ घर 2 मंजिला भी हैं, या छत पे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, स्टेयर केसेस भी मिल जाती हैं घरों में। इन्हीं घरों में बाथरूम भी हुआ करता है और ड्रेन्स वगैरह भी हुआ करती हैं। बाथरूम भी हुआ करता है, ड्रेन्स वगैरह भी हुआ करती हैं। सभी घरों में देखा गया है एक ऐसा एरिया है जिसे बाथरूम कहा जा सकता है, और जो भी ये एरिया है ये ड्रेन्स के जरिए कनेक्टेड हुआ करता है। तो इंडस के जो घर हैं वो ईंटों के बने हैं, ज्यादातर घर ईंटों के बने हैं, मिट्टी के नहीं बने हैं। ईंटें मिट्टी की भी हैं, पकी हुई भी हैं। और यहां पर 2 मंजिला मकान भी हैं, 1 मंजिला मकान भी है। एक कोर्टयार्ड होता है, उसके चारों तरफ ये कमरे बने होते हैं और इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी ऑफसेट होती है। कहने का मतलब है जो घर की एंट्रेंस है वो सेंटर में ना हो। ये एक आंगन है, ये आंगन है और एंट्रेंस थोड़ी सी यहां पर है ताकि जो पासर्स बाई हैं इनको व्यू ना मिले घर का। ज्यादातर गांव में घर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही इंडस में मिले हैं। कोर्टयार्ड के चारों तरफ कमरे वगैरह हुआ करते हैं, 2 कमरे से 12 कमरे के मकान, ऐसे बहुत सारे मकान मिले हैं। और एंट्रेंस हमेशा साइड लेन्स में होती है, कभी मेन स्ट्रीट पे एंट्रेंस नहीं हुआ करती है, ये हमेशा साइड लेन्स में होती है। इंडस के लोग हमेशा अपनी घर की एंट्रेंस साइड लेन में रखते हैं। जो साइड की गली होती है, मेन रोड पे एंट्रेंस नहीं होते हैं। यहां से 2 बातें पता लगती हैं, क्योंकि घर की एंट्रेंस हमेशा थोड़ी मेन एक्सेस से शिफ्टेड होती है, ऑफसेट होती है। एक तो प्राइवेसी कॉन्शियस हुआ करते हैं, दूसरा यह है कि मेन रोड पर वो नहीं एंट्रेंस को खोलते हैं, गली में खोलते हैं, तो हाइजीन कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि मेन सड़क पर एंट्रेंस को ना खोलें। ये बेसिक पैटर्न वहां के हाउसेस का मिल जाया करता है। हाउसेस में बाथरूम होते हैं और सभी बाथरूम, सारे ही घर ड्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ये पता लगा the most important feature of Indus town planning is their drainage system। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस टाउन प्लानिंग, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंडस की जो नगर व्यवस्था है उसका सबसे मुख्य बिंदु कौन सा है, मुख्य पॉइंट कौन सा है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप हमेशा उसे लगाएंगे ड्रेनेज व्यवस्था। इंडस के शहरों में हमको ड्रेनेज व्यवस्था मिल जाती है। सभी शहरों में नालियां खुदी हुई मिली हैं, घर से वॉल से एक नाली निकलती है और स्ट्रीट पे जो नालियां हैं उनसे वो कनेक्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है पूरी सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग का, देयर ड्रेनेज सिस्टम फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द टाउन्स, दे वर हैविंग पिट्स एंड कवर्ड ड्रेन्स। देखा गया है, स्टडी किया गया है, ये ड्रेन है, फिर ये पिट है, फिर ड्रेन है, फिर पिट है। मतलब सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के लिए, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के लिए जगह जगह पिट बनी हुई हैं। जो मैनहोल सिस्टम होता है, जो मैनहोल सिस्टम होता है कि जो पानी है वो ऊपर ऊपर निकल जाए, सॉलिड वेस्ट कनेक्ट हो जाए, जिसे बाद में क्लीन कर दिया जाएगा। और इनके ऊपर पत्थरों के ढक्कन रखे जाते थे। ऐसा भी लगता है
इसका मतलब वो हाइजीन कॉन्शियस भी होते हैं, क्योंकि वो कवर्ड ड्रेन्स इस्तेमाल करते थे, ढकी हुई नालियों का इस्तेमाल, जहां पर छोटे छोटे पिट बने हो कुछ कुछ डिस्टेंस पर, ताकि सफाई हो जाए, वेस्ट कलेक्शन कर लिया जाए वहां से। ये व्यवस्था इंडस की नदियों की हुआ ड्रेनेज सिस्टम की होती है। सभी शहरों में ड्रेनेज सिस्टम मिल जाता है एक्सेप्ट कालीबंगन और बनावली। बनावली हरियाणा में है, हिसार के आसपास हरियाणा में है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए इंडस के कौन से शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक कालीबंगन और एक बनावली। कालीबंगन और बनावली, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं प्रॉपर तरीके से पाया गया है, बाकी सभी शहरों में ड्रेनेज सिस्टम मिल जाता है, जो इंडस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है। मोस्ट पिकुलियर फीचर ऑफ इंडस टाउन प्लानिंग, मोस्ट characteristic feature of Indus town planning, most defining feature of Indus town planning was their drainage system. Except Kalibangan and Banavali in Haryana, in Hisar district near Akhigadi and Kalibangan, यहाँ पर हमको ड्रेनेज सिस्टम के कोई साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। थी भी तो शायद सिल्ट से भर गई होंगी, जो भी है हमको स्टडी करके नहीं पता लगा कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हुआ करता था या नहीं होता था। तो इंडस के लोग नगर व्यवस्था में रहते हैं, प्लान्ड सिटी है, सड़कें हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है और काफी स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। इससे पता लगता है कि वो एक नगर व्यवस्था में रहते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हैव यू अंडरस्टूड ड्रेनेज सिस्टम? हैव यू अंडरस्टूड टाउन प्लानिंग? मीनाक्षी चौधरी, आदित्य, हर्ष, अभिषेक, अभिनव, शिवेंद्र, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। सबसे पहले एग्रीकल्चर, इंडस की इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। इंडस के लोग यूज्ड टू ग्रो, दे ग्रू व्हीट एंड बार्ले। जो ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो गेहूं और जौ के मिले हैं। ज्यादा साक्ष्य एविडेंसेस गेहूं और जौ के मिले हैं, व्हीट एंड बार्ले के। इसलिए कह देते हैं कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी क्रॉप्स थी जो इंडस के लोगों की स्टेपल डाइट थी, बेसिक डाइट फॉर्म करती थी, आपका आंसर हमेशा होगा गेहूं और जौ। ज्यादा एविडेंसेस गेहूं जौ कल्टीवेशन के हमको मिल जाते हैं। स्टेपल डाइट मतलब जो इनका बेसिक पैटर्न डाइट का होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है, इसके साक्ष्य हमें ज्यादा मिल जाते हैं। दे ऑल्सो ग्रू राइस बट नो क्लियर एविडेंस have been found, even though राइस पैदा करते हैं मोटे मोटे तौर पे मान लिया जाता है, लेकिन सभी जगह से राइस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन लोथल एंड रंगपुर दोनों गुजरात में है। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कहां से राइस के साक्ष्य मिले हैं, अपर लेयर में मिले हैं। अपर लेयर का मतलब है बाद की लेयर होगी, जितनी डीप लेयर होगी उतनी पुरानी होगी, जितनी ऊपर होगी उतनी नई होगी। इंडस के क्षेत्र से मिले हैं, तो लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में हैं। यहां से राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिल जाते हैं। जितने ज्यादा साक्ष्य हमको गेहूं और जौ के मिले हैं उतने राइस के नहीं मिल पाते हैं। बिसाइड्स दे ऑल्सो यूज टू ग्रो ऑयल सीड्स, बहुत सारे तिलहन पैदा करते हैं, जिसमें मस्टर्ड के हमें साक्ष्य मिल जाते हैं और सीसमे तिल। मस्टर्ड और तिल, इसके हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। गुजरात और नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में खासतौर से ऑयल सीड्स की खेती बहुत ज्यादा होती है। मस्टर्ड की खेती, सीसमे की खेती, इसके भी बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं, ये पैदा करते हैं।
लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट इंडस को माना जाता है, दैट वाज कॉटन। इंडस के लोग कॉटन बड़े स्तर पे उगाया करते हैं। परहैप्स द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड। माना जाता है एज पर वेरियस स्टडीज, दुनिया में सबसे पहले कॉटन पैदा सिंधु क्षेत्र में हुआ। दुनिया में सबसे पहले कॉटन पैदा सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसलिए यूरोपियन लिटरेचर में, यूरोपियन सोर्सेज में इसको सिंडॉन बोला गया है। एनसीईआरटी के अनुसार जाएं, अगर आपसे पूछा जाए द वर्ड सिंडॉन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, द वर्ड सिंडॉन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप बोलेंगे यूरोपियन किताबों में, यूरोपियन रिसोर्सेज जो वहां लिखे गए हैं जो भारत के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं सिंधु रीजन में होने वाली क्रॉप कॉटन होती है, जो कि यूरोपियन लिटरेचर में उसे सिंडॉन बोला गया है। तो कॉटन की खेती बड़े स्तर पे होती है। परहैप्स इंडस वाज द फर्स्ट रीजन इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन। माना जाता है सबसे पहले कॉटन यहीं पैदा हुआ था। और एक्सपोर्ट भी बड़े स्तर पे होता है, यहां से बड़े स्तर पर टेक्सटाइल कॉटन वगैरह जाया करता था। बहुत बड़े स्तर पे यहां से कॉटन का निर्यात उस समय होता था। आज भी टेक्सटाइल में भारत काफी आगे है। उस समय से आज तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट माना जाता है। ऐसे हमेशा ही साक्ष्य मिलते रहे हैं। कॉटन की खेती भी करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें उगाते हैं, फूड ग्रेन्स उगाते हैं, राइस भी है, व्हीट बार्ले भी है, ऑयल सीड्स भी हैं। कॉटन इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप मानी जाती है। वो क्रॉप जिसमें बड़े स्तर पर व्यापार करते थे, दैट वाज कॉटन। इट वाज देयर कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप, जिसमें बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, वो इनके लिए कॉटन हुआ करती थी। तो ये इतनी चीजों को उगाते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ये लोग वेल इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। वेल इरिगेशन, हमको कैनाल इरिगेशन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कुओं में पानी भरा जाता है या रिजर्वायर्स में पानी भरा जाता है, उससे इरिगेशन करते हैं। कैनाल सिस्टम बना हुआ हो, ऐसे साक्ष्य बड़े स्तर पे नहीं मिल पाते हैं कि कैनाल वगैरह बनाई गई हैं। ऐसे कोई बड़े साक्ष्य सिंधु सभ्यता का जो मेन एरिया है वहां से नहीं मिल पाते हैं। ये वेल इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कुएं शहरों में खुदे मिले हैं। सिंधु में जो मोहनजोदाड़ो है वहां पे 700 कुएं मिले हैं। एक ही शहर में 700 कुएं मिले हैं। तो ये वेल इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। और ये कल्टीवेबल फील्ड को प्लो भी करते थे, खेत को जोतते भी थे। ये खेत को जोता करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसकी जुताई वगैरह करते हैं, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कालीबंगन है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगन है, यहां से प्लोड फील्ड के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा ऐसा इंडस की साइट है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? आप बोलेंगे कालीबंगन से हमको प्लोइंग के साक्ष्य मिले हैं। और उसमें डबल क्रॉपिंग की बात भी हुई है। डबल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही खेत में दो फसलें लगा दी गई हों, एक लाइन में एक लगाई गई, दूसरी लाइन में दूसरी लगाई गई। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। प्लो शेयर कौन खींचता था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जुता हुआ खेत, जो फरो मार्क्स होते हैं, मतलब ये खेत जोता गया है, ऐसे साक्ष्य हमको कालीबंगन से मिल जाते हैं। इससे लगता है कि ये प्लोइंग वगैरह भी जानते हैं, खेत को जोता करते थे। और एक और यहीं से एक टेराकोटा प्लो के साक्ष्य भी मिले हैं। टेराकोटा एक ब्राउन रंग की मिट्टी होती है, एक छोटा सा खिलौने जैसा समझ लीजिए। एक टेराकोटा प्लो के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। टेराकोटा का बना हुआ एक छोटा सा, ऐसा लग रहा है जैसे हल हुआ करता है, इसके साक्ष्य भी हमको कालीबंगन से मिले हैं। तो टेराकोटा प्लो के साक्ष्य हमको कालीबंगन से मिल जाते हैं। तो ये खेत की जुताई भी करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं। कैनाल इरिगेशन हुआ करती है हमको नहीं पता, लेकिन वेल इरिगेशन डेफिनेटली होता होगा, ये इनके बारे में कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर बड़े स्तर पे करते हैं। इनको मौसम का ज्ञान भी होता है। जब नदियां बाढ़ लेके आती हैं, जब नदी चली जाती है, तो साइड में
फ्लड प्लेन जिसे कहते हैं, वहां पर सिल्ट छोड़ देती है और वो बहुत फर्टाइल हो जाता है। जब नदी रिसीड कर जाती है, वापस चली जाती है, तो उस पे जो फ्लड प्लेन है वहां पर खेती बड़े स्तर पे हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। इन्हें मौसम वगैरह का ज्ञान भी हुआ करता था। तो ये इनके एग्रीकल्चर के बारे में है। ये ट्रेड भी करते थे। हम इनकी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम इंडस की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये ट्रेड भी करते थे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो। भारत के अंदर भी व्यापार करते हैं, भारत के बाहर भी व्यापार करते हैं। बाहर में जाएं तो इनके व्यापार मेसोपोटामिया से ज्यादा होता होगा। मेसोपोटामिया मतलब आज का जो इराक और सीरिया का एरिया है, इराक और सीरिया का एरिया है बिटवीन रिवर यूफ्रेट्स। जो यूफ्रेट्स रिवर है इराक और सीरिया के आसपास, वो जो एरिया है उसे मेसोपोटामिया कहा गया है। मेसोपोटामिया से ज्यादा बड़े स्तर पे व्यापार होता है और क्षेत्रों से भी होता है। मेसोपोटामिया से हमको ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, वहां के जो रेफरेंसेस हैं, वहां के जो टेक्स्ट हुआ करते हैं, वहां के जो अभिलेख हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख राजा या गवर्नमेंट जारी करती है। वो या तो पत्थरों पे गुदे हुए मिल जाएंगे या कॉपर की प्लेट पे लिखे हुए मिल जाएंगे अभिलेख। जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं, वो पिलर्स वगैरह पे हैं, शिलाओं पे लिखे हुए हैं। ऐसे ही स्टडी होती है तो मेसोपोटामिया से हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है बड़े स्तर पर जो मॉडर्न इराक और सीरिया है वहां से व्यापार होता था। और एविडेंसेस ये कहते हैं कि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे व्यापारी मेलुहा से आते हैं। मेसोपोटामिया मतलब वहां के जो इंस्क्रिप्शन हैं, अभिलेख हैं, वहां बार बार कई सौ सालों तक कुछ शब्दों का जिक्र हमेशा व्यापार से जोड़ते हुए होता रहेगा। उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है मेलुहा। मेलुहा इंडस रीजन को कहते हैं। मतलब मेसोपोटामिया में भारत का नाम उस समय क्या रखा गया? मेलुहा। जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स हैं वो इंडस रीजन को मेलुहा कहते थे। मेलुहा वहां का वर्ड है। वो कहते हैं मेलुहा से हम व्यापार करते हैं। मेलुहा का संदर्भ हमारे कंटेक्स्ट में इंडस रीजन है और वो उसे मेलुहा कहते हैं। यहां से व्यापार होता है। कुछ व्यापार हम उनके साथ दिलमुन में भी कर लेते हैं। फिर उनके इंस्क्रिप्शंस कहते हैं कि कुछ व्यापार इंडिया के साथ, वो एक दिलमुन नाम की जगह है, वहां भी कर लेते हैं। दिलमुन को बहरीन से माना जाता है। जो बहरीन होती है, जो गल्फ कंट्री बहरीन है, उससे माना जाता है कि वहां के व्यापारी सामान ले आते हैं, हम लोग सामान लेके जाते हैं, यहां पे सामान का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब दो व्यापारियों के बीच में जो मिडिल पोर्ट के तौर पे काम करता है उसे वो दिलमुन कहते हैं, जो कि गल्फ कंट्री बहरीन हो जाता है। और वो मगान, तीसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। मगान से भी पानी, मगान पे भी पानी के जहाज सामान लेके आते हैं मेलुहा से। मगान को माना जाता है कि ये पाकिस्तान की मकरान कोस्ट है या जो ओमान कंट्री है, जो ओमान है, एक और एक जो दिस गल्फ कंट्री ओमान है, वहां से व्यापार होता है। तो ये तीन शब्दों का बार बार इस्तेमाल मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में कई सौ सालों तक होता रहा और जब भी हुआ व्यापार को लेके हुआ। इसलिए कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडस पीपल वाज मेसोपोटामिया। सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया से होता है। मेसोपोटामिया में जो वहां के ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे, वहां के ट्रेडिंग सेंटर्स जो होते हैं, ये आपको जस्ट बताने के लिए कह रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मेसोपोटामिया के 6 शहर ऐसे हैं, उन शहरों के नाम भी हैं, जहां पर इंडस ओरिजिन की सील वगैरह भी मिली हैं। मतलब इंडस से इनका व्यापार होता है। और उन नगरों को देखा जाए तो अगर हम इराक के इतिहास में जाएं तो वो शहर वहां के व्यापारिक सेंटर होते थे, कॉमर्शियल सेंटर होते थे। तो इससे पुख्ता हो जाता है कि व्यापार कई जगह से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है मेसोपोटामिया से।
और ये व्यापार होता है। साथ साथ ये इंडिया में अगर देखें तो व्यापार इनका राजस्थान में से होता है और साउथ में कर्नाटक से होता है, जहां से ये कहा जाता है कि ये मेटल्स को लाया करते हैं, मेटल्स को लाते हैं। राजस्थान की खेतरी माइंस का जिक्र होता है, जहां से कॉपर लाया जाता है, और जो कोलार है, कर्नाटक का जो कोलार है, वहां से गोल्ड आता है। तो इंटरनल एरिया से भी व्यापार होता है, एक्सटर्नल एरिया से भी व्यापार होता है, ये देखा गया है। खेतरी माइंस का जिक्र आता है, राजस्थान का खेतरी माइंस का जो एरिया है, वहां से ये वो इंडस क्षेत्र के बाहर माना जाता था, वहां से कॉपर का बहुत ज्यादा आगमन होता है इंडस में, और साथ साथ कर्नाटक के कोलार से गोल्ड आता है, ऐसे साक्ष्य भी मिल जाते हैं। दूसरा कंट्री जहां से व्यापार होता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आता है लेपिस लाजुली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एग्जाम में आ जाता है। लेपिस लाजुली एक ब्लू पत्थर होता है, ब्लू स्टोन होता है। इसके भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, इसके भी बहुत सारे ज्वेलरी भारत में इंडस क्षेत्रों से मिली है। ये लेपिस लाजुली पत्थर राजस्थान की बदख्शां माइंस में होता है। राजस्थान की जो आई एम सॉरी अफगानिस्तान की जो बदख्शां माइंस हैं, वहां नीले रंग का पत्थर ये मिल जाता है, ये लेपिस लाजुली कहलाता है। आपको किताबों में लेपिस लाजुली लिखा मिलेगा, लाजवर्द। ये वहां से इंपोर्ट किया जाता है, इसके बहुत सारी ज्वेलरी इंडिया में बना करती थी, ऐसे साक्ष्य भी मिल जाते हैं। अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली आता है, ये इनका व्यापार होता था, जो कि लैंड रूट से भी होता था और सी रूट से भी होता था। इनका व्यापार लैंड रूट से भी होता है, सी रूट से भी होता है। ये जमीन के जरिए भी रास्ते बनाए हुए थे, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, और समुद्री मार्ग से भी जाते थे। लोथल का डॉकयार्ड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लोथल का डॉकयार्ड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये समुद्री व्यापार भी करते थे। लोथल से ही, यहीं पर आप एक ऐड कर लीजिए छोटी सी चीज, और ये आगे मैं लिखा दूंगा आपको। ये इनका व्यापार हुआ करता है। एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। यहां से बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करते थे ये फूड ग्रेन्स, ज्वेलरी, एक्सपोर्टेड फूड ग्रेन्स, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स। ये इंडिया के मेन एक्सपोर्ट्स उस समय हुआ करते थे। ज्वेलरी भी भारत से जाती है, आज भी जाती है। आज भी इंडिया बहुत सारे रॉ पत्थर, गोल्ड, सिल्वर, ना तो भारत में महंगे महंगे पत्थर बड़े स्तर पे होते हैं, ना ही गोल्ड होता है, ना सिल्वर होता है, लेकिन इंडिया फिर भी ज्वेलरी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर वर्ल्ड में माना जाता है। पहले भी ऐसा होता था, उसके साक्ष्य भी हैं, आज भी होता है। सो दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, jewelry, textile, and used to import raw material in the form of gold, copper, silver and precious stones, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इन पत्थरों का, इन चीजों का ये आगमन भारत में करते थे, और यहां से बहुत सारी चीजें बना के दुनिया को बाहर भेजा करते थे। तो इनका व्यापार कुछ इस तरीके से हुआ करता था। दिस इज अनदर थिंग। नाउ क्राफ्ट्स, कौन सी क्राफ्ट ये लोग इस्तेमाल करते थे, कौन सी क्राफ्ट के बारे में जानते थे? इतना समझ में आ गया आप लोगों के? एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी कंफ्यूजन सो फार? ठीक है, चलिए अब ये क्राफ्ट कौन सी फॉलो करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है इनकी सील मेकिंग, मोहरे बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट है, हम इनके कल्चर की बात कर लें, सबसे इनकी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट कहलाती है सील मेकिंग। ये मोहरे बनाते हैं, यूजुअली मेड अप ऑफ स्टीटाइट, डिफरेंट शेप्स,
सील मोस्टली स्क्वायर। स्टीटाइट का मतलब होता है सेल खड़ी। सेल खड़ी को पे ये सफेद सा पत्थर होता है, उस पे ये एनग्रेविंग करते हैं, फिर उसे फायर कर लेते हैं ताकि वो मजबूत हो जाती है। ये ज्यादातर सील स्टीटाइट की बनी होती हैं, कुछ ब्रॉन्ज और कॉपर की भी बनी हैं, ज्यादातर स्टीटाइट की बनी होती हैं। 6 शेप्स की होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, स्क्वायर होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो हमें मिली है लगभग 2500 सीलें, लगभग 2500 सीलें इंडस की जगह जगह से मिल चुकी हैं। उन सीलों में जो सबसे ज्यादा शेप मिली है वो स्क्वायर शेप मिली है। स्क्वायर शेप में यूजुअली जो होता है, जो यूजुअल पैटर्न है वो ये होता है कि यहां पर कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, टॉप पे कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, टॉप पे कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, और यहां पर कोई यूजुअली एनिमल फिगर होती है। हमेशा एनिमल फिगर ही मिलेगी ऐसा नहीं है, यूजुअली एनिमल फिगर होती है। यहां पर जो ये सिंबल्स हैं ये इनकी स्क्रिप्ट कहलाते हैं, ये इनकी लिखावट मानी गई है। इंडस के लोगों की लिखावट जो उसके ऊपर छोटे छोटे सिंबल बने हुए हैं, इनको इनकी लिपि मान लिया गया है। उसके नीचे किसी न किसी पशु की आकृति हुआ करती है। सबसे ज्यादा जो पशु दिखाया गया है इंडस की सीलों पर उसे बुल कहा जाता है, हम्प्ड बुल, उसे हम्प्ड बुल कहते हैं। द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑन इंडस आर्ट, कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इंडस की आर्ट में सबसे ज्यादा चित्रित पशु कौन सा है, तो आप बुल बोल देंगे। बुल इज द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑन इंडस आर्ट, ये सबसे ज्यादा दिखाया गया है। और कहीं कहीं यूनिकॉर्न वर्ड का भी इस्तेमाल हो गया है। यूनिकॉर्न और एक सिंगा, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हो जाते हैं। यूनिकॉर्न, एक सिंगा, मतलब साइड व्यू से देखते हैं तो एक सिंग दिखाई पड़ता है पशु का, तो इसे एक सिंगा या यूनिकॉर्न भी बोल देते हैं। तो कभी भी ऐसा आ जाए यूनिकॉर्न एक सिंगा क्या है, इट वॉज द एनिमल शोन ऑन द इंडस सील्स, या बुल की चित्र ज्यादा दिखाई गई है, तो ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ इंडस पीपुल वॉज देयर सील्स। सील्स 2-2,500 हमको मिली हैं, सबसे ज्यादा हड़प्पा शहर से मिली हैं, लगभग 30% सील सिर्फ हड़प्पा शहर से मिली हैं। उनमें ज्यादातर स्टीटाइट की बनी है, मेटल सील भी मिली हैं। उनमें 6 प्रकार की शेप मिली है। सबसे ज्यादा जो शेप मिली है वो स्क्वायर होती है। उसमें यूजुअली देखा गया है ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको इनकी लिपि माना गया है, और नीचे किसी पशु की आकृति हुआ करती है। ये इनकी सील्स हुआ करती हैं, ये इनके बारे में कहा जाता है। बट द सील्स वर नॉट कॉइन्स। इंडस के लोग सिक्के जानते थे, आप बोलेंगे इंडस के लोग सिक्के नहीं जानते थे। वो व्यापार बार्टर से करते हैं, सामान के आदान प्रदान से करते हैं। अगर वो टेक्सटाइल भेजते हैं उसके बदले वहां से वो कुछ पत्थर या मेटल वगैरह ले लेते हैं, फूड ग्रेन भेजते हैं तो कुछ उसके बदले ले लेते हैं। अभी करेंसी का चलन भारत के सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स। गांव में हम जाते हैं, आज भी होता है, आप गेहूं लेके जाइए, कुछ भी ग्रेन्स लेके जाइए, उसके बदले आपको कुछ और चीज मिल जाएगी। आज भी गांव में प्रैक्टिस हुआ करती है। पहले पूरा का पूरा व्यापार बार्टर सिस्टम से होता था, कोई कॉमन करेंसी नहीं होती थी। इसलिए क्योंकि बहुत सारी सील मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, बहुत सारी सील मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, तो ये नहीं माना जाएगा क्योंकि मेसोपोटामिया से हम व्यापार करते थे इसका मतलब सील सिक्के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया, अगर इंडस सील्स लिखा हो तो आप उसे अर्लीस्ट कॉइन्स नहीं लगाएंगे। दीज वर नॉट कॉइन्स, ये कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, ये यूजुअली ट्रेडमार्क सिंबल होते थे। ट्रेडमार्क सिंबल होते थे, जो भी कपड़े, जो कपड़े का गट्ठर गया है उसके ऊपर एक सिंबल लगा होता था सील का, क्योंकि ये देखा गया है कि उसके पीछे कुछ इंप्रेशन क्लॉथ के होते हैं। तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि एक तो इनका मेन काम व्यापार के लिए होता था, जो व्यापारिक ग्रुप हैं या लोग हैं उनके अपने अपने सिंबल होते होंगे, ये देखा गया है,
या कुछ ऐसे भी सील मिली हैं सिलेंड्रिकल जिसमें बीच में छेद है, इसका मतलब वो शायद बांध कर यहां पहनते हो या यहां पहनते हो। यूजुअली इनका पर्पस मर्केंटाइल पर्पस था, कमर्शियल पर्पस था, रिलीजियस पर्पस भी हो सकता है, इसलिए इनको सिक्का नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ व्यापार में अपना सिंबल लगाने के लिए इनका बार बार इस्तेमाल होता होगा। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन मानी जाती है। इसके साथ साथ ये ज्वेलरी मेकिंग भी करते हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिए, मेटल वर्किंग। ये गोल्ड के बारे में जानते हैं, यस। ये सिल्वर के बारे में जानते हैं, यस। ये कॉपर के बारे में जानते हैं, यस। ये आयरन के बारे में, ये ब्रॉन्ज के बारे में जानते हैं, यस। ये आयरन के बारे में जानते हैं, नो। हमको कुछ एविडेंसेस गोल्ड के मिले हैं। हमको हड़प्पा से एक ज्वेलरी का पीस नेकलेस मिला है, हड़प्पा से एक बड़ा सा हार मिला है गोल्ड का बना हुआ। दे न्यू अबाउट गोल्ड, दे यूज्ड टू वर्क अपॉन गोल्ड, यस। सिल्वर के हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं। सिल्वर के बड़े बड़े जार मिले हैं, उनमें कुछ कुछ व्हीट ग्रेन्स वगैरह भी मिले हैं। जार शायद सामान रखने के लिए सिल्वर का इस्तेमाल होता हो। कॉपर के भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ब्रॉन्ज के भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसका मतलब इंडस के लोग एलॉइंग की आर्ट जानते थे। तो क्या वो मेटल्स को मिक्स करना जानते थे? आप बोलेंगे यस, दे न्यू अबाउट ब्रॉन्ज। बहुत सी चीजें हमको ब्रॉन्ज की भी मिली हैं, इसलिए इंडस को ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोल देते हैं। इंडस को ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोल देते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडस को ब्रॉन्ज एज कल्चर कह सकते हैं, आप बोलिए हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं। कॉपर और टिन का वो एलॉय बनाना जानते हैं, इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। उनके पास आरी वगैरह बनाते हैं, स्पीयर वगैरह बनाते हैं। ये कुछ चीजें जो ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं उसकी चीजें इस्तेमाल ये करते हैं। यहां पर कुछ इंप्लीमेंट्स हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। सॉ है यहां पर, और यूटेंसिल्स भी ब्रॉन्ज के मिल जाते हैं। ये ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स वगैरह मिल जाते हैं, इसलिए कुछ हमको औजार वगैरह ब्रॉन्ज के बने मिलते हैं, कुछ हमको यूटेंसिल्स मिल जाते हैं। क्योंकि इनके जीवन में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल एक बड़े स्तर पे हो रहा था एज कंपेयर टू गोल्ड, एज कंपेयर टू सिल्वर, एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वर्कर्स वर नॉट नोन इन द इंडस सोसाइटी? इनमें से कौन से मेटल वर्कर्स इंडस सिस्टम के पार्ट नहीं थे? गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ वर नॉट पार्ट ऑफ इंडस मेटल वर्किंग सिस्टम। तो मेटल पे काम करना जानते हैं। अभी 1000 के आसपास आयरन के बारे में पता लगेगा। अभी इतने मेटल्स पे काम किया करते हैं। साथ साथ इसी में ज्वेलरी ले लीजिए, ये ज्वेलरी भी बनाते हैं। ज्वेलरी मेकिंग is also an important craft, जिसमें अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ये बीड एंड शेल ऑर्नामेंट्स जो मनके होते हैं, वो मनके गोल भी हो सकते हैं, स्टोन के बनाते हैं, ब्रॉन्ज के बनाते हैं। छोटे छोटे आपको बहुत सारे बीड्स मिले हैं इंडस की जगह से, बहुत सारे मनके मिले हैं, उनकी मालाएं मिली हैं। और शेल, जो समुद्र से शेल मिल जाते हैं, उस पर बहुत सारा काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे जेवरात मिले हैं इंडस के शहरों से, इसलिए ये ज्वेलरी मेकिंग भी करते हैं। चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो या बीड हो या शेल ऑर्नामेंट हो, इन पे बड़े स्तर पे काम होता है, बना के इसे बाहर भेजते हैं। चाहे वो पत्थर के हो या वो सिल्वर के हो या ब्रॉन्ज के हो, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर हो या क्यूबॉइडल हो, ऐसी बहुत सारी मालाएं मिली हैं जिनमें
पत्थरों को छोटा कर करके उनकी मालाएं बनाई जाती हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर एग्जाम में यूजुअली आता है, जो ज्वेलरी मेकिंग का सेंटर था, मेटल वर्किंग का सेंटर था, तो आप बोलेंगे चान्हू दारो। चान्हू दारो वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेटल वर्किंग, ज्वेलरी मेकिंग, बीड मेकिंग, शेल ऑर्नामेंट मेकिंग। जितने समुद्री सीप होते हैं उनके जो ज्वेलरी बनती है, बीड वगैरह की ज्वेलरी बनती है, इन सब का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर जो पाकिस्तान के सिंध में चान्हू दारो है, मोहनजोदारो के पास, वो माना जाता था। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बीड एंड शेल ऑर्नामेंट्स मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, इसे चान्हू दारो कहते हैं। तो ये इन पे भी काम करना जानते हैं। पॉटरी, व्हील मेड, फायर्ड, ग्लेज्ड। ये पॉटरी मेकिंग भी जानते हैं। जो पहिया, जो चक्का होता है, चक्के पे जो पॉटरी बनती है वो पॉटरी बनाते हैं। व्हील पे बनाई जाती है, चक्के पे बनाई जाती है। फायर्ड होती है, उसे पकाया जाता है। चमकती हुई है, ग्लेज्ड है। इसके ऊपर बहुत सारे चित्र वगैरह हुआ करते हैं, इस पे बहुत सारे सिंबल्स वगैरह हुआ करते हैं, जियोमेट्रिकल फिगर्स दिखाई गई हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स दिखाए गए हैं। ये पॉटरी बनाना जानते हैं। यूजुअली इनकी पॉटरी कहलाती है ब्लैक ऑन रेड। ब्लैक ऑन रेड, इसका जो बेस कलर होगा वो रेड होगा और ये जो है ये ब्लैक इस पे डिजाइन बना दी जाएगी। इसे कहते हैं ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ज्यादातर इनकी पॉटरी ब्लैक ऑन रेड हुआ करती है, ब्लैक ऑन रेड होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉटरी इनकी ब्लैक एंड रेड भी होती है। मेन पॉटरी कहलाती है ब्लैक ऑन रेड। जो बेस है वो रेड है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं, डिजाइन वगैरह बनी है। कुछ ब्लैक एंड रेड भी होती है जिसमें जार हुआ करता है, जिसमें यहां तक ये ब्लैक होगा और नीचे का हिस्सा उसका रेड हो जाएगा। इसे ब्लैक एंड रेड भी बोल देते हैं। ज्यादा ब्लैक ऑन रेड मानी जाती है, बट कुछ ब्लैक एंड रेड भी मिले हैं, मेन ब्लैक ऑन रेड होती है। तो ये जो चक्का होता है उस पे बनाते हैं पॉटरी और पकाते हैं और ग्लेज्ड होती है, चमकती हुई होती है। ऐसी इनकी पॉटरी वगैरह हुआ करती है। इसके साथ साथ ये वेट्स एंड मेजर्स के बारे में भी जानते हैं। हमको स्टोन वेट्स मिले हैं और लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एक ब्रॉन्ज का लंबा सा स्केल टाइप मिला है, ब्रॉन्ज की स्ट्रिप मिली है, तो शायद ये लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी जानते हैं। और पत्थर के हमको इस तरीके से क्लस्टर मिले हैं, छोटे साइज से एक प्रपोर्शन में ये बड़े होते जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हमको मिले हैं। तो ये मापना, तोलना, नापना, इसके बारे में भी जानते हैं। वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम ये फॉलो किया करते हैं, ये इनके बारे में होता है। साथ साथ इमेज मेकिंग की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से हमको मिली है
डांसिंग गर्ल की इमेज जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ये इंडस का सिंबल बन जाती है। एक डांसिंग गर्ल की इमेज है, डांसिंग गर्ल की इमेज है, ये इंडस से मिली है, लगभग 10 सेंटीमीटर की हुआ करती है। इसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। यहीं से हमको एक बियर्डेड प्रीस्ट की स्टोन इमेज मिली है। मोहनजोदाड़ो से ही हमको बियर्डेड प्रीस्ट, अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट इंडस से मिलता है। एक बियर्डेड प्रीस्ट है, उसको प्रीस्ट माना गया है कि ये पुरोहित रहा होगा। ये भी हमको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और भी इमेजेस मिली हैं, लेकिन दो इमेजेस इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक तो ब्रॉन्ज की इमेज जो ये डांसिंग गर्ल है 10 सेंटीमीटर के आसपास, और ये बियर्डेड प्रीस्ट की इमेज है, उसका आधा धड़ दिखाया गया है। एक शॉल ओढ़े हुए है, शॉल पे कुछ पैटर्न बने हुए हैं और यहां पर एक पट्टी बनी हुई है, आंखें हल्की सी क्लोज हैं। उसे पुरोहित माना गया है, बियर्डेड प्रीस्ट हिस्टोरियंस कह देते हैं। दूसरा डांसिंग गर्ल हो जाती है मोहनजोदाड़ो की। तो इनकी ये क्राफ्ट हुआ करती है। इसके साथ साथ ब्रिक मेकिंग भी बड़े स्तर पे करते हैं, ईंटें बनाते हैं। ये सारी इनकी मेन क्राफ्ट्स हुआ करती हैं। ये इनका क्राफ्ट वर्क हो जाता है। ठीक है, सो फार क्लियर? अब तक समझ में आ गया? अब तक समझ में आया बच्चों? सो फार क्लियर? चलिए, हमने इंडस की टाउन प्लानिंग डिस्कस कर ली, हमने उनकी इकोनॉमी डिस्कस कर ली। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कर लिया, व्यापार कर लिया, मेटल वर्किंग, उनकी क्राफ्ट्स कर ली, मेटल वर्किंग कर ली, पॉटरी मेकिंग कर ली, ज्वेलरी मेकिंग कर ली, और उनकी इमेज जो बनाते थे, मूर्तियां वगैरह बनाते थे, उसके बारे में बात हो जाती है। सील के बारे में बात हो जाती है। अब इनके रिलीजन के बारे में बात करते हैं। रिलीजन के बारे में बात करते हैं। इनका रिलीजन क्या रहा होगा, उसके एविडेंसेस कुछ इस तरीके से हैं। मोहनजोदाड़ो से मिलती है हमको एक पशुपति सील। मोहनजोदाड़ो से हमको मिलती है पशुपति सील। एक सील है, उसके ऊपर से ये सिंबल बने हुए हैं, और एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ है इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे। इसे पशुपति सील करते हैं। इसको वो कहते हैं योगी फिगर। ये जो चित्र मिला है, इसके दो तरफ एनिमल्स हुआ करते हैं, सराउंडेड बाई एनिमल्स, बफेलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये जो पशुपति सील है, इसे हिस्टोरियंस ने बोला पशुपति सील कहां से मिली है। सबसे जितनी सीलें हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट मान लिया जाता है। इसे पशुपति सील कहते हैं। क्यों कहा पशुपति सील? इसलिए कहा कि ये जो चित्र इस पे दिखाया गया है, इसे बाद में इसे बाद में हमने कहा ऐसे कि जैसे कि लॉर्ड शिव हैं, इसलिए उस समय इसे योगी फिगर कहा जाता था। क्योंकि लॉर्ड शिव को बाद में एक लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी बोला गया, तो माना गया ऐसी किसी चीज में आस्था रही होगी जिसे बाद में हमने लॉर्ड शिव कहा, और लॉर्ड को, शिव को हम पशुपति भी कहते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस ने इसका नाम छह एनिमल्स, 2 डियर एट द फीट ऑफ दिस योगी फिगर,
and buffalo, elephant, rhino and tiger are shown on the two sides of this particular figure. ये सील शायद किसी में ऐसी चीज में आस्था रही हो जिसे पशुपति कह देते हैं, तो ये पशुपति की सील कहलाती है, मोहनजोदारो से मिली है। ये पहला एविडेंस है इनकी आस्था का। दूसरा, कई जगह से हमको छोटी छोटी फिगरेंस मिली हैं, इमेजेस मिली हैं मदर गॉडेस की। तो मदर गॉडेस वर्शिप, मातृ देवी की पूजा, इनका अगला एविडेंस रहा होगा धर्म का। शायद ये ग्राम देवी, मातृ देवी की पूजा में भी आस्था रखते हो, शायद ऐसा भी हो। तो मदर गॉडेस वर्शिप, ये कई जगह से हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, शायद मातृ देवी की पूजा करते हो, ऐसा कुछ समझ में आया। मदर गॉडेस का एक कंसेप्ट रहा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है मातृ देवी की पूजा। पहला हो जाता है पशुपति सील। ये सब आकलन है, स्टडीज हैं, इनमें कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ करता है। अगला एविडेंस जो इनके बारे में है वो है एक स्ट्रक्चर मिला है ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। याद रखना है ग्रेट बाथ कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से एक स्ट्रक्चर मिला है ग्रेट बाथ, 14 मीटर, 7 मीटर और डेप्थ इसकी हुआ करती है 2.5 मीटर। यूपी टाइप इम्तहानों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 14 मीटर इसकी लेंथ है, 7 मीटर इसकी विड्थ है, इसकी जो डेप्थ हुआ करती है वो 2.5 मीटर हुआ करती है। ये एक ग्रेट बात है जो मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसको भी धार्मिक स्थल माना गया, शायद यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग, शायद यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग। इसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कमरे वगैरह बने हुए हैं, उनके बेस पे स्टडी ये किया गया, शायद कुछ ऐसा कंसेप्ट रहा हो जहां पूजा पाठ करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले एक कर्मकांडीय स्नान किया जाता हो, शायद उसके लिए इस्तेमाल होता हो। इसलिए हिस्टोरियंस इस पे एग्री कर गए कि ग्रेट बाथ एक धार्मिक स्थल था, कोई कॉमन वाटर रिजर्वायर नहीं हुआ करता था। हेंस ग्रेट बाथ वाज यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग, कर्मकांडीय स्नान। उसके बाद शायद पूजा पाठ करते हो, ऐसा माना जाता है ग्रेट बाथ के लिए। ये भी इनके धर्म की तरफ इंगित करता है। ये कोई जनरल वाटर रिजर्वायर नहीं हुआ करता था। अगर वाटर रिजर्वायर्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मिलते हैं हमको धौलावीर में। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कौन सी इंडस की साइट है जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है, जहां पे छोटे छोटे चेक डैम्स बने मिल जाते हैं, तो आपका आंसर होगा धौलावीर। ये इसमें मोहनजोदाड़ो मत लगा दीजिएगा कि वाटर रिजर्वायर के लिए कौन सी साइट जानी जाती है। आप मोहनजोदाड़ो नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे धौलावीर। यहां पर बहुत सारे वाटर रिजर्वायर के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। धौलावीर स्पेसिफिकली इज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन द इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पे छोटे छोटे चेक डैम वगैरह भी बने देखे गए हैं। तो धौलावीर इज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अदरवाइज ग्रेट बाथ वाज अ रिलीजियस स्ट्रक्चर। साथ साथ ये सुपरस्टिशियस भी हुआ करते हैं, साथ साथ ये सुपरस्टिशियस भी हैं, अंधविश्वासी भी हैं। ये अंधविश्वास भी फॉलो करते हैं। कैसे पता लगा? ये अपने गले में या अपनी यहां पर हाथ पर छोटे छोटे पत्थर बांधते थे, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। शायद अंधविश्वास का सिस्टम रहा हो। साथ साथ इनकी ग्रेव्स स्टडी की गई हैं, इनकी जो कब्रें हैं वो स्टडी की गई हैं। एक सिस्टम पे ये इंडस का सिस्टम हिंदू सिस्टम से अलग है, बाकी सारे सिस्टम हिंदू धर्म जैसे मिल जाते हैं। एक में थोड़ा सा फर्क ये है,
कि वैसे क्रीमेशन होता है, लेकिन ज्यादातर इंडस के लोग अपने डेड बॉडीज को दफनाया करते थे। बहुत सारी ग्रेव्स मिली हैं। मोहनजोदाड़ो का तो नाम ही माउंट ऑफ डेड है, मृतकों का टीला है। बहुत सारी ग्रेव्स मिली हैं। ऐसी हड़प्पा से भी ग्रेव्स मिली हैं, बहुत जगह से ग्रेव्स मिली हैं। उन जो कब्रों को स्टडी किया गया है, वहां पर जो बरियल पैटर्न है, जहां पर कंकाल वगैरह मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं डेली यूज के। जो कब्रें वगैरह मिली हैं जिसमें दफनाते हैं लोगों को, वहां पर कुछ डेली यूज के कंकाल के साथ साथ डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। शायद इनका कंसेप्ट रहा हो लाइफ आफ्टर डेथ का। लाइफ आफ्टर डेथ का ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पहले आ चुका है। क्या इंडस के लोग लाइफ आफ्टर डेथ के कंसेप्ट पे विश्वास करते थे? आप बोलेंगे यस करते थे। दूसरा स्टेटमेंट होगा कैसे कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे उनकी जो ग्रेव्स मिली हैं उनमें जो कंकाल के साथ साथ कुछ रोजमर्रा की चीजें वगैरह भी रखी मिल जाती हैं। शायद इंडस के लोग सोचते हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन हुआ करता है, इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट भी वो फॉलो करते हैं। ये सारे के सारे एविडेंसेस उनके धर्म के बारे में मिल जाते हैं। अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी चीजें थी जो इंडस के रिलीजन में नहीं होती थी, तो आप बोलेंगे नो, टेंपल वर्शिप। अभी टेंपल वर्शिप नहीं होती है। अभी टेंपल वर्शिप नहीं होती है। अभी ये कहा जाए कि मूर्तियां मिली हैं, टेंपल में रखी हुई मिली हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स गुप्ता पीरियड तक नहीं मिलेंगे। टेंपल वर्शिप जैसी चीज इंडस सिविलाइजेशन से नहीं मिलती है। आस्था मिल जाती है, क्या क्या फॉलो करते हैं वो मिल जाता है। टेंपल में मूर्तियां रखी हो, मूर्ति पूजा हुआ करती है, ऐसा कुछ साफ साफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स इनके रिलीजन की ओर इंडिकेट करते हैं। ये इनका रिलीजन हुआ करता है। दिस इज देयर रिलीजन। ठीक है बच्चों, आज यही रोक देते हैं। कल इसको फिनिश करके जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, फिर हम अगले टॉपिक वैदिक एज पे आ जाएंगे। सो फार क्लियर और नॉट? नोट्स बने आपके, नहीं बने? इसमें कुछ जो मैंने लिखाया है इसे लिख लीजिए। इसमें कुछ हैंडआउट्स मैं आपको दे दूंगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा कोई नीड नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं कल बता दूंगा, कुछ एविडेंसेस आपको कुछ और चीजें आपको हैंडआउट से दे देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल होती है मुलाकात। आपके बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बताइए। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? आदित्य, अभिषेक, पवन कुमार, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बारहवीं क्लास की किताब है थीम्स। थीम्स नाम की किताब है, एनसीईआरटी 12वीं क्लास की है, थीम्स 1। उसमें से कुछ चीजें मैंने आपको आज बता दी हैं। और एक एनसीईआरटी की किताब है एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, कुछ उससे है। तो जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए है। फिर भी पढ़ना चाहें तो आप एनसीईआरटी की क्लास 12 की थीम्स 1 पढ़ सकते हैं, और एक आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया आती है वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे कोई नीड नहीं है। कल होती है मुलाकात। थैंक यू।